तो सब लोग दिवाली वेकेशन अच्छे से एंजॉय कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा क्या ही एंजॉय करोगे। हम्म, ठीक है कि नहीं। सो टुडे इज 23, है ना। चलो पहले अटेंडेंस लेते हैं आप लोगों की, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। किरमी, प्रेजेंट सर। एंजल, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रियंका, प्रेजेंट। ध्रुव इज प्रेजेंट, यस सर। प्रियंका, पूजा, सर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। भूमिका, प्रेजेंट सर। मितेश, साहिल, प्रेजेंट सर। स्टेफी, ओम पटेल, प्रेजेंट। केशवी, प्रेजेंट सर। कृपल, दर्शनिका, टीशा, दर्शित, प्रेजेंट सर। टीशा इज प्रेजेंट, दर्शित, वंश, प्रेजेंट। मयूर, प्रेजेंट सर। मयूर इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, खुशबू, निराली, प्रेजेंट सर। लीजा, तनुश्री, दीप चौधरी, तन्वी, शिवानी, केनिल, संजू, प्रेजेंट सर। अदिति, जील, अब्बन। चलो एसवीवी स्टूडेंट्स, आदित्य, प्रेजेंट सर। वर्षिल, खुशी पटेल, यश, प्रेजेंट सर। नील पटेल, भावना शर्मा, प्रेजेंट सर। ध्रुव, प्रेजेंट सर। ब्रज, चंदन, वृत, अभिषेक, कुश पटेल, प्रियांशी, प्रेजेंट सर। धार्मिक, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, प्रेजेंट सर। नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, प्रेजेंट सर। संजना, जयवीर, पल्लव, प्रेजेंट सर। देवराज, हर्षिल, ललित। प्रेजेंट सर। क्या बात है, आज सब आराम आराम से बोल रहे हैं। प्रेजेंट सर। अब कौन रह गया, कुश पटेल। अच्छा, और कौन रह गया बेटा। खुशबू इज प्रेजेंट। एनीबडी एल्स जो भी अभी आया है। दर्शनिका गामित,
ध्रुव, मितेश, और कौन रह गया बताओ? ओवर। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? और कोई रह गया? मेरे ख्याल से सबकी अटेंडेंस हो चुकी है ना? सर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया नहीं? अभी न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एक बार। ये आपका अभी हमारा जो पार्ट रह गया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पार्ट रह गया है, बस इसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर हम वही वाला चैप्टर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने उसको लीव आउट किया था, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हमारे लास्ट के कुछ 1-2 टॉपिक्स रह गए थे ना ईएमआई के, है ना? तो उसको एक बार मैं कवर करा लूँगा। अभी जो हमारा मेरे ख्याल से 2-3 दिन और लगेंगे, ये आपके जो भी टॉपिक्स है सब रिवीजन में, जो हमारा रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है 3-4 दिन में हम इसको पैचअप कर देंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 1-2 दिन और लग जाएंगे फिर आपके ईएमआई कंप्लीट करने में, और उसके बाद हम एसी स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एसी वाला चैप्टर बहुत सिंपल है और ज़्यादा टफ नहीं है। इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और उसके बाद वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी बहुत सिंपल है। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोल रहा हूँ, ईएम वेव्स जो आपका है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप ये समझ के चलो कि आपका पार्ट 1 ऑलमोस्ट फिनिश होने ही वाला है, अब मतलब कंप्लीट ही समझो आप, है ना? ये 2-4 दिन जो ऊपर नीचे हो गए दिवाली की वजह से, अब दिवाली पे फुल स्ट्रेंथ अगर आती तो हम दिवाली पे ही कुछ नया चैप्टर चालू कर देते हैं ना, लेकिन अब आपका भी वैकेशन था तो मैं समझ सकता हूँ, कुछ लोग बाहर चले गए थे, कुछ लोग कहीं और चले गए। अब मेरे ख्याल से आजकल में सब रेगुलर हो जाएंगे, है ना? आज से नहीं तो कल से तो सब रेगुलर हो ही जाएंगे, है ना? आज भी कुछ बच्चे कम आए हैं, सारे बच्चे तो नहीं आए, लेकिन कल परसों तक मेरे ख्याल से अभी ये जो दिवाली का माहौल छाया हुआ है 2-4 दिन में वापस ठीक हो जाएगा, है ना? फिर से नाइट कर्फ्यू लॉन्च हो गया है तो अपना ध्यान खुद ही रखना है। चलो आ जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया था, और आज हम मैग्नेटिज्म वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाला जो पार्ट है, और अर्थ मैग्नेटिज्म और मैटर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये वाला पार्ट जो हमारा रिमेनिंग है इसको हम पैचअप करके फिर हम अपने 6 चैप्टर पे पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? अभिषेक पाटिल हैज ऑल्सो ज्वाइंड। ओके, अभिषेक हैज ऑल्सो ज्वाइंड। देखो सबको स्क्रीन विजिबल है अब? Vruth is also present. Okay, Abhishek and Vruth has also joined, है ना? दर्शित, 3 बच्चे और आ गए, अभिषेक, वृत एंड दर्शित, है ना? चलो ठीक है ना? सबको स्क्रीन विजिबल है? ध्यान से देख लो। तो मैग्नेटिज्म हम सबको पता है। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? दैट इज फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, है ना? जो फिनोमेना होता है अट्रैक्ट करने का, प्रॉपर्टीज़ का। और सबसे पहले इसको डिस्कवरी किसने की थी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सबसे पहले जो मैग्नेटिज्म का फिनोमेना था किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से बता दो, कौन था वो साइंटिस्ट? कौन बताएगा? यस, हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द मैग्नेटिज्म?
बॉडी पोजेसिंग द प्रॉपर्टी, किसी को नहीं पता, सब भूल गए क्या? अच्छा, मेरे को कमेंट नहीं करना अभी, मेरे को जब मैं आपको पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ तो पीपीटी पे मुझे कमेंट विजिबल नहीं होते, तो आप अपना माइक ऑन करके जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं आप आंसर दे दो, ठीक है? कमेंट नहीं करना, जब मैं पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट नहीं करना, और जब मैं वाइट बोर्ड यूज़ करूँगा तब आप कमेंट करना, ठीक है? वाइट बोर्ड जब मैं यूज़ करता हूँ तब मुझे कमेंट्स जो विजिबल होते हैं, पीपीटी पे मुझे कोई भी कमेंट विजिबल नहीं होता, ठीक है? चलो, अ बॉडी इज पोजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड अ मैग्नेट। मैग्नेट किसको बोलते हैं? ऐसी बॉडी जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की जिसके पास प्रॉपर्टीज़ है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है? अब मैग्नेटिक पोल इज अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिज्म इज कंसंट्रेटेड, है ना? जैसे कि आपका मैग्नेट है ना, तो इसकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ है ना, किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होती है ना, तो इसके पास दो पोल्स होते हैं, है ना, दो पॉइंट्स पे कंसंट्रेटेड होती है, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है? अर्थ जो है हमारा, अर्थ इज़ अवर नेचुरल मैग्नेट, है ना? अर्थ हमारा नेचुरल मैग्नेट है। क्यों नेचुरल मैग्नेट है? अर्थ नेचुरल मैग्नेट क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अर्थ को हम नेचुरल मैग्नेट क्यों बोलते हैं? यस, एनी वन ऑफ यू? बेटा अब रिवीजन कर रहे हैं हम, रिवीजन में आपको भी थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, आपको भी आंसर्स देने पड़ेंगे, ठीक है? आप लोग आंसर दोगे तो मुझे पता चलेगा आपको कुछ याद भी है कि आप सब भूलते जा रहे हो, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिवीजन से ही हमें पता चलता है कि हम कितनी चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन कर पा रहे हैं, है ना? अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकलती जाएंगी, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैं आपको करवा रहा हूँ रिवीजन, बाकी अगर हमारा रेगुलर क्लास चलता है तो ये स्टूडेंट लेवल पे ही आपको, मतलब टीचर लेवल पे इतनी बार कोई रिवीजन नहीं कराता है, ठीक है? आप स्टूडेंट हो तो एक बार जैसे कोर्स कोई चल जाता है तो दूसरी बार आपको खुद से उसको रिवाइज करना है, तीसरी बार आपको खुद से उसको रिवाइज करना है कुछ टाइम के बाद, है ना? ऐसा नहीं है कि टीचर को बच्चों की तरह पकड़ पकड़ के आपको रिवीजन करवाना पड़ रहा है। ये एटीट्यूड जिसका है अभी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? अच्छा बताओ मेरे को, अर्थ को नेचुरल मैग्नेट क्यों कहा जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? इस टाइम पे मीटिंग पे कौन आ गया है? हाँ जल्दी से बताओ मेरे को, अर्थ को जो है नेचुरल मैग्नेट क्यों कहा जाता है? हाँ, H.C. ऑस्टेड, ये तो पुराना आंसर हो गया। अर्थ को नेचुरल मैग्नेट क्यों बोलते हैं यार? आपको नहीं पता? जल्दी बताओ, पढ़ चुके हम लोग, पढ़ी पढ़ाई चीज़ें पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बता रखा है ना, अर्थ के जो कोर होता है, कोर के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मोल्टन आयरन होता है। तो अर्थ जब रोटेट करती है तो वो जो मोल्टन आयरन है जो उसके अंदर प्रेजेंट है ना, अर्थ के जो कोर में मोल्टन आयरन होता है ना, मोल्टन मेटल होते हैं बहुत सारे। तो जब अर्थ रोटेट करती है एक्सिस पे तो वो मटेरियल भी रोटेट करने लगता है, और उस मटेरियल की वजह से एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बताया था, इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं डायनेमो इफ़ेक्ट। इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डायनेमो इफ़ेक्ट, है ना? तो इस इफ़ेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना? ये इफ़ेक्ट की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है? Earth is known as natural magnet because of the molten metal which is present inside the core of the earth, and when earth spin about its axis then this material also spin, which produces the dynamo effect, and this effect creates the magnetic field. Hence we can say that earth is our natural magnet, ठीक है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना? बोर्ड में कई बार आ जाता है। The region around the magnet in which it exerts a force on other magnets and objects made of iron is a magnetic field.
ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है उस मैग्नेट के सराउंडिंग में, जैसे हमारे पास कोई बार मैग्नेट है तो इस बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, हम सबको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन क्रिएट होता है ना, इसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन क्रिएट होता है जिस रीजन में इसकी जो मैग्नेटिक की इफ़ेक्ट है वो हम फील कर सकते हैं ना। तो जितने रीजन में इसकी मैग्नेटिज्म की जो इफ़ेक्ट है वो फील कर सकते हैं, उसको हम उतने रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेट्स, मतलब इसके सराउंडिंग में मैं कोई दूसरा मैग्नेट रखूँगा तो उस पर भी फोर्स लगाएगा, या फिर कोई आयरन और कोबाल्ट कॉपर कोई भी मेटल रखूँगा तो उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो जिस रीजन में ये इफ़ेक्ट फील होगा उस रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। बार मैग्नेट, सबसे जो बेसिक मैग्नेट हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म में, दैट इज़ योर बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, तो अपने आप को नॉर्थ साउथ एक्सिस की तरफ अलाइन कर लेते हैं। ठीक है। फ्रीली सस्पेंड जब हम मैग्नेट को करते हैं तो नॉर्थ साउथ एक्सिस की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये सब हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, इसमें कोई ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते मैग्नेटिज्म में। यू कैन से दैट मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। आप नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं नॉर्थ पोल को मैंने अलग कर दिया साउथ पोल को अलग कर दिया, मतलब आप किसी भी बार मैग्नेट को कितने भी पीसेस में कट करोगे उसमें वापस से नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएंगे, है ना। आप कितने भी n नंबर ऑफ पीसेस में कट करोगे तो n टाइम्स आपके नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएंगे, मतलब आप पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में ऐसा नहीं होता था। अगर हम, आपने ध्यान से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती थी, है ना। तो चार्जेस में ये वाला फंडा एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रॉपर्टी चार्जेस में एप्लीकेबल नहीं है ना। यहाँ पे सिंगल चार्ज से भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती थी, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपकी जो है उसके लिए आपको दो पोल्स होने ज़रूरी हैं, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी निकलती है और दूसरे पे जाके टर्मिनेट हो जाती, मतलब ये क्लोज लूप भी फॉर्म करती है ना, इस तरह से क्लोज लूप भी फॉर्म करती है। बट चार्जेस के केस में ऐसा नहीं होता था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स जब हम पढ़ते थे तो नेगेटिव चार्ज में आपकी फील्ड अंदर की तरफ जाती थी रेडियली इनवर्ड्स, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी जो फील्ड होती थी रेडियली आउटवर्ड्स जाती। ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैट्स में। फोर्थ पॉइंट देखो, अब मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सबको पॉइंट समझ आ रहे हैं ना अच्छे से, हम एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट समझ आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो मेरे को येस करते जाओ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स विजिबल नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है, येस, मेरे को येस नो में आंसर करते जाना। ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। अब एक मैग्नेट जो है, अभी इस टाइम कौन आ रहा है मीटिंग पे हैं? ये मुझे बार बार फिर मुझे अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता है, इतनी लेट मत आया करो, है ना, ध्यान रखा करो। चलो ठीक है, अभी मैंने एडमिट कर लिया है, लेकिन इतनी लेट मत आया करो, ये बार बार फिर अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे
है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट, जिसमें से हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली, सेकेंड भी देख ली, थर्ड भी देख ली, फोर्थ प्रॉपर्टी। अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी मैग्नेट को दूसरे सब्सटेंस के पास ले जाते हैं तो वो उसमें भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इंड्यूस करता है ना, उसमें भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होने लगती। ठीक है, इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब वो तो हमें पता ही है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। हाँ, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इसका क्या मतलब है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ना, जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन हमें पता कैसे चलता है कि कोई बॉडी पे चार्ज है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि उस बॉडी पे 100% वो चार्ज है ना। तो वो हमें ये पता चलता है, रिपल्जन से पता चलता है। मतलब रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। दोनों के लिए आप ये पॉइंट कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये पॉइंट आया था और मैग्नेटिज्म में भी सेम पॉइंट रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था जब हम किसी चार्ज बॉडी को, जैसे कि मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज रॉड है, ठीक है, और मैं इसको किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास ले जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है इसमें अट्रैक्शन होगा, है ना, इसमें अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मैं किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को, अगर मैं न्यूट्रल बॉडी के पास ले जा रहा हूँ, ठीक है, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, अब जब मैं इसके पास ले जाऊँगा तो इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा, नेगेटिव इधर इंड्यूस होगा, तब भी इसमें अट्रैक्शन होगा, तब भी इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो बॉडी मैंने सिलेक्ट की है ये इलेक्ट्रीफाइड है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रीफाइड है कि नहीं है, अट्रैक्शन से मुझे नहीं पता चलेगा। अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी के केस में भी पॉसिबल हो सकता है, चार्ज बॉडी के केस में भी अट्रैक्शन पॉसिबल है, न्यूट्रल बॉडी के केस में भी अट्रैक्शन आपका पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं रिपल्जन की बात करूं तो दो बॉडीज़ के बीच में रिपल्जन तभी होगा, दो बॉडीज़ के बीच में आपका जो रिपल्जन है वो तभी होगा जब दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस, मतलब दोनों पे सेम चार्जेस, दो बॉडीज़ पे अगर सेम चार्जेस हैं तभी उन दो बॉडीज़ में रिपल्जन होगा। ठीक है, तो रिपल्जन से ही हमें पता चलता है कि दोनों बॉडीज़ चार्ज्ड है, मतलब दोनों में से कोई भी बॉडी आपकी न्यूट्रल नहीं। लेकिन अगर आप अट्रैक्शन देखोगे तो अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी में के केस में भी हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे वही फिनोमेना हम मैग्नेटाइजेशन के केस में भी पढ़ते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन में भी आपका सेम कंसेप्ट वैलिड है दैट रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है समझो। अब मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन रॉड एज वेल एज द अपोजिट पोल्स ऑफ अदर मैग्नेट्स। अब मैंने किसी मैग्नेट को यहाँ पे रखा तो ये मैग्नेट जो है ये आयरन के टुकड़ों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। और अगर इसके पास मैं कोई रॉड रखूँगा जिसपे कुछ मैंने मतलब इसके सामने मैं कोई दूसरा मैग्नेट रखूँगा और इसके ऑपोजिट पोल को इसके पास रखूँगा, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये आयरन के टुकड़ों को भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन से हम ये नहीं कह सकते कि विच इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब आयरन के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आयरन आपका मैग्नेट बन गया, है ना। आयरन आपका मैग्नेट बन गया ऐसा नहीं है, आयरन को भले ही अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन आयरन आपका मैग्नेट बन गया है, दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन का श्योर टेस्ट हमें कहाँ से मिलेगा, वो भी हमें कहाँ से मिलेगा, रिपल्जन से मिलेगा। ठीक है, जब दो बॉडीज़ रिपेल करेंगी तब मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों ही मैग्नेट है ना। मतलब इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, और इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल, है ना। दो बॉडीज सपोज करो मैंने ऐसे रख दी, अब इन दोनों में रिपल्जन हो गया, तब मैं कह सकता हूँ 100% कि ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। ठीक है, तो रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन
एंड रिपल्जन इज ऑल्सो श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये वाला जो कंसेप्ट है दोनों में आपका वैलिड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वैलिड है और मैग्नेटिज्म में भी वैलिड है। दिस इज द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। यस, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको बढ़िया से? यस सर। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम ना कई बार मिस कर जाते हैं, और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो कई बार हमें इन पॉइंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखें और फिर आगे चलें, ठीक है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, हम सबको पता है, तो बेसिक सी चीज़ है। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब है आपका ये जो वेक्टर है, ये देखो, दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। जिस वेक्टर से मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो आई कैन से दैट इट इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आप सेम प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सब आपको पता ही है। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप इनटू द प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप आउट ऑफ द प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो हम काफ़ी बार क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सपोज करो किसी लूप में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये लूप है और इस लूप में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट आपका एंटर हो रहा है और यहाँ से करंट आपका लीव हो रहा है। ठीक है, आई करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना, राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। हम अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो जो हमारा जो थंब होता है हमें वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके से आप इस लूप को देख सकते हो। आपके पास दो तरीके हैं इसको देखने के। पहला तरीका तो ये कि आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व करो। जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। जब आप अपनी आंखों को यहाँ से लगा के देखोगे तो आपको ये जो करंट का डायरेक्शन है कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कौन सा पोल क्रिएट होगा, आपका नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। ठीक है, अब जब आप इस लूप को यहाँ से देखोगे, अब यहाँ से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। यहाँ से अपनी आंखें लगा के देखो तो आपको ये करंट जो फ्लो हो रहा है ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होगा, साउथ पोल क्रिएट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी टिप आपकी ये है, आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने उधर भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, है ना। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। आप क्या करो, एक पेपर लो, है ना, अभी भी करके देख सकते हो, है ना, मैं आपको खुद भी करके देख सकते। एक पेपर पे एक सर्कल बना दो, ठीक है, एक पेपर पे एक सर्कल बना दो, वाइट पेपर लो, उस पर एक सर्कल बनाओ, ठीक है। अब उस पर आप एरो दिखाओ। अब एक जने को बोलो वो यहाँ से देखेगा, दूसरे को बोलो वो यहाँ से देखेगा, ठीक है। दोनों को करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट दिखाई देगी। जो यहाँ से देखेगा उसे क्लॉकवाइज दिखाई देगा, है ना, और जो यहाँ से देखेगा उसे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मतलब आपका कौन सा पोल, यहाँ पे आपका कौन सा पोल क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका फ्रंट ऑफ द पेज पे साउथ पोल क्रिएट होगा, और आपका बैक ऑफ द पेज पे कौन सा पोल क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। समझ आई आपको कहानी, किस तरह से हम नॉर्थ और साउथ क्रिएट करते हैं? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस यस सर। है ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कई बार कि सर ये इसका ओरिएंटेशन ऐसा रखा हुआ है तो हम इसको कैसे देखें। तो आप दोनों तरफ से देखो, है ना। अगर आपको यहाँ से अच्छा लगता है तो यहाँ से देखो। अगर आप जिस तरफ से देख रहे हो और उस तरफ से अगर आपका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो आप उधर चुपचाप नॉर्थ पोल लिख दो, ठीक है। तो ये उसको याद रखने का तरीका है, उसकी ट्रिक है, ठीक है। नॉर्थ पोल आप इस तरह से रिमेंबर कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ, क्लॉकवाइज मीन्स साउथ, ठीक है।
अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज योर करंट इनटू एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज करंट इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? उसके नॉर्मल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है मैं कैसे लिखता हूँ, ए इंटू एन कैप। जैसे ही मैं एरिया के मैग्नीट्यूड को एन कैप से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उसके नॉर्मल होता है, और जहाँ पे आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक मोमेंट का भी होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, जहाँ पे एरिया वेक्टर होगा वहीं पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर होगा। ठीक है, यूनिट आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हम सबको पता है। देखो, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इज द यूनिट फॉर द डाइपोल मोमेंट थ्रू अ करंट लूप। ठीक है, करंट लूप में जब करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है दैट इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द करंट सोलेनॉइड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल और अ बार मैग्नेट। ये पॉइंट कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी, 2 से 3 बार तो मेरे ख्याल से मेरे को ही याद है कि मैंने क्लास में इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि जब भी किसी भी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है ना, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो वही पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप ध्यान से देखो ये डायग्राम, देखो इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉट नोटेशन दिखाया गया, मतलब यहाँ से करंट आपका बाहर निकल रहा है और यहाँ पे करंट आपका अंदर जा रहा है। इस तरह से लूपिंग की गई है, तो यहाँ से करंट आपका बाहर निकल रहा है, यहाँ पे करंट आपका एंटर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको करंट का डायरेक्शन दिखाया हुआ है। अब जैसे ही आप इस पे राइट हैंड रूल लगाओगे, है ना, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो और अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करो। फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो आपका जो थंब होगा वो इधर पॉइंट आउट करेगा, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, थंब आपका इस डायरेक्शन में आएगा। जैसे आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आपका ऐसे आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ से बाहर निकलेगी, और हम सबको पता है नॉर्थ से अगर बाहर, जहाँ से बाहर निकल रही है तो कहीं पे जाके टर्मिनेट करेगी, नॉर्थ से बाहर निकलेगी तो साउथ पे जाके वो टर्मिनेट कर जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से भी आप देखो, 2 तरीके आपके पास देखने के। अगर आप इस डायग्राम को यहाँ से देखोगे, मतलब राइट साइड से अगर आप देखोगे, है ना, राइट साइड पे अपनी आंखें लगा के देखो, मतलब इधर से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये कॉइल का जो लूप है इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा, है ना, इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप यहाँ से देखोगे मतलब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, है ना, जब आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इस तरह से देखोगे आप तो ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा मतलब यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। तो दोनों बच्चे राइट हैं, जो यहाँ से ऑब्जर्व करेगा उसको नॉर्थ पोल दिखेगा, जो यहाँ से ऑब्जर्व करेगा उसको साउथ पोल दिखेगा। ठीक है, दोनों अपनी जगह पे सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोलेनॉइड के अंदर। और जो सोलेनॉइड जो होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके पास भी नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अगर मैं अंदर की बात करूं, देखो अब मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दिया। ठीक है ना, एक बार मैग्नेट से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ एक सोलेनॉइड को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा और मैंने देखा कि जैसे ही मैंने सोलेनॉइड को इस बार मैग्नेट से रिप्लेस किया तो मेरे को सेम इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। मतलब देखो यहाँ से भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और यहाँ पे आपकी फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है। बार मैग्नेट में भी 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और सोलेनॉइड में भी आपके दोनों पोल्स क्रिएट हो रहे थे, वन इज़ योर नॉर्थ पोल, अनदर इज़ योर साउथ पोल, है ना। तो अंदर अगर मैं बात करूं, बार मैग्नेट के अंदर की बात करूं, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही। और अगर बाहर आउटसाइड द सोलेनॉइड या आउटसाइड द बार मैग्नेट बात करूं तो फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ टू साउथ जा रही। ठीक है, तो बिल्कुल
ये जो आपका बार मैग्नेट है वो पूरा रिजेंबल कर रहा है किसको, सोलेनॉइड को, है ना। मतलब एकदम अच्छे से आप इस इफेक्ट को देख सकते हो कि एक बार मैग्नेट को जैसे ही मैंने रिप्लेस किया सोलेनॉइड से तो उसके इफेक्ट्स जो हैं बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड को एक बार मैग्नेट से रिप्लेस डेफिनेटली कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए फील्ड का पैटर्न भी सेम है, दोनों के लिए पोल्स भी जनरेट हो रहे हैं और एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज दोनों रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम बार मैग्नेट की बात करेंगे। बहुत सारा बार मैग्नेट हमने किया, तो बार मैग्नेट के बारे में कुछ बात करते हैं। तो बार मैग्नेट के पास देखो दो पोल्स होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है, एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है। कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ होती है। जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया था, जब हमारे पास दो चार्जेस होते थे, वन इज़ योर पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज़ योर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब हमारे पास दो चार्जेस होते थे तो हमारी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव से निकलती थी, लेकिन जो आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी वो क्या होती थी? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी वैलिड है, सेम एनालॉजी आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ में टर्मिनेट होती है। ठीक है, लेकिन आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर होता था, वैसे यहाँ पे साउथ से नॉर्थ आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर होता है। बिल्कुल आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं वही सेम चीज़ हम मैग्नेटिज्म में भी लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबको पता चल गया कि दो पोल्स होते हैं हमारे पास, वन इज़ योर नॉर्थ पोल, वन इज़ योर साउथ पोल। अब यहाँ पे दो लेंथ आपको दिखाई गई हैं। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आपको दो तरीके की लेंथ्स दिखाई गई हैं, है ना। पहली जो लेंथ है आपकी दैट इज़ योर मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, और दूसरी जो लेंथ है दैट इज़ योर ज्योग्राफिक लेंथ। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ध्यान से अगर आप डायग्राम को देखो तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मैग्नेटिक लेंथ जो है इट इज़ द लेंथ फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है। ठीक है, मैग्नेट के अंदर मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे मैग्नेटिज्म आपका कंसंट्रेटेड होता है वहीं पे आपके पोल्स फॉर्म होते हैं, है ना। पोल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हाईली कंसंट्रेटेड है इसलिए ये साउथ पोल है, और यहाँ पे भी हाईली कंसंट्रेटेड है, ये नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और जो टोटल मैग्नेट की लेंथ होती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक लेंथ। ठीक है, दो तरह की लेंथ होती है इसमें भी। एक बार मैग्नेट में भी दो लेंथ आपकी होती है, वन इज़ द लेंथ बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट विच इज़ द मैग्नेटिक लेंथ, एंड अनदर इज़ द लेंथ बिटवीन द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट विच इज़ योर ज्योग्राफिक लेंथ। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ आपको पता होनी चाहिए। और जो लाइन ज्वाइन करती है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, दोनों पोल्स को जो लाइन ज्वाइन करती हुई नॉर्थ से साउथ तक जो जा रही है, ये जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। जैसा मैंने आपको अभी बताया, दोनों पोल्स के बीच की दूरी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, तो मैग्नेट के एंड्स की दूरी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ योर ज्योमेट्रिकल लेंथ, और यू कैन से ज्योग्राफिक लेंथ, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, अब इन दोनों लेंथ्स के बीच का एक रेशियो होता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो आपकी ज्योग्राफिक लेंथ है या फिर जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो थोड़ी बड़ी होती है मैग्नेटिक लेंथ के कंपैरिजन में। तो इनका जो रेशियो होता है दैट इज़ द मैग्नेटिक लेंथ टू ज्योमेट्रिकल लेंथ, है ना। मतलब आपकी जो मैग्नेटिक लेंथ है और अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो होता है विच इज़ 0.84। ये रेशियो हमेशा मेंटेन करते हुए वो लोग चलते हैं, है ना। मतलब चलते क्या है, वो हमेशा वो ये रेशियो मेंटेन ही रहता है। जब भी आपका कोई बार मैग्नेट डिज़ाइन होता है तो हमेशा इस रेशियो को मेंटेन करते हुए आपका मैग्नेट होता है। ठीक है, जैसे लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योग्राफिक लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 0.84 के बराबर होता है।
ये वाले क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल होते हैं ना, ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए होते हैं, मतलब नीट में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो छोटी वो नीट वाली जो एग्ज़ाम है आपकी, नीट में कई बार इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो बहुत कम चांसेस है पूछे, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट पे, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या करते थे, जब हमारे पास दो चार्ज होते थे, पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज योर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते थे, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, Q इंटू 2a, ऐसे ही हम डिफाइन करते थे। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है इस तरह से हम डिफाइन करते थे, विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इस तरह से हम डिफाइन करते थे। तो वैसे ही हम मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट को भी डिफाइन करेंगे। हमारे पास अब दो पोल्स हैं, है ना, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। तो दोनों की स्ट्रेंथ की वजह से और दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस सपोज करो आपका 2l है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। और दोनों पोल्स की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपको पता है, इसकी स्ट्रेंथ m है और इसकी स्ट्रेंथ m है। दोनों के बीच का सेपरेशन है 2l, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे हम चार्ज लेते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी स्ट्रेंथ कौन प्रोड्यूस करता था, चार्ज की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमें यहीं से पता चलेगा जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, और जब हम इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है हम यहाँ से निकालेंगे, पोल स्ट्रेंथ को सेपरेशन से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अब आप यहाँ पे बच्चे एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया। अब एक पॉइंट आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, है ना। तो करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आती थी, दैट इज़ योर करंट इनटू एरिया। इसका जो यूनिट होता था, क्या होता था, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं एग्ज़ाम में। मैंने कई बार पेपर चेक किए हैं, तो मुझे ये कॉमन मिस्टेक हर बच्चों में दिखी है कि वो एग्ज़ाम टाइम पे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जब यूनिट पूछा होता है, ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आता है और वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तब वो दो पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं एम्पियर इंटू मीटर करूँ कि एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर करूँ, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है कि आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका पूछा गया है, करंट कैरिंग लूप का पूछा गया है कि बार मैग्नेट का पूछा गया है। अगर बार मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा गया है तो एम्पियर इंटू मीटर इज़ द करेक्ट यूनिट, और अगर आपको करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट यूनिट। क्या आप बात को समझ पा रहे हो? करंट कैरिंग लूप में हम मैग्नेटिक मोमेंट को इस तरह से डिफाइन करते थे, विच इज़ करंट इनटू एरिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो बार मैग्नेट में हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया है वो इस तरीके से किया है, विच इज़ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर। बात समझ आ रही है आपको, एम्पियर इंटू मीटर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? यस यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको दिमाग में रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। डायरेक्शन तो हम सबको पता ही है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। अब जैसे हम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कूलम्स का लॉ पढ़ते थे, है ना। वहाँ पे हम पढ़ते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल सेम फार्मूला हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, दैट इज़ योर मैग्नेटिज्म में। इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स
is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of distance between them. तो बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ k टाइम्स m1 इंटू m2 अपॉन एल स्क्वायर. जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन करते थे उसी तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास दो मैग्नेट है, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है m2. इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको r दिया हुआ है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ्स एंड इट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का आपको ध्यान रखना है. जो मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है दैट इज ऑलवेज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होता था? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैग्नेटिक कांस्टेंट आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका कितना होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसकी वैल्यू हम सबको पता ही रहती है. स्टैंडर्ड वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷. ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हम सबको पता है. अच्छा, वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. और डायरेक्शन हमने दे दिया इसको r कैप की डायरेक्शन. ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को आप कन्वर्ट कर सकते हो. अब ये सब वेक्टर के लॉज यहाँ पे लग जाते हैं. यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. तो जब आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको एक नया फॉर्म मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 इंटू r वेक्टर अपॉन r क्यूब. ठीक है, तरह तरह के फॉर्म्स आपको डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया. काफ़ी सिंपल है. अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो हम इजीली इसको वहाँ से लिंक कर सकते हैं. इसमें हम एक बार भी अगर इसको रीड कर जाते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है. इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं. ठीक है, सबको पॉइंट क्लियर हो गया है. कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. इसलिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत टाइम लिया जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है क्योंकि उसी के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें अगले अगले चैप्टर्स में लिंक होती जाती हैं. तो वहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर रखी है, चीज़ों को पढ़ रखा है, तो यहाँ पे लिंकअप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ईजिली यू कैन रिमेंबर द रिजल्ट्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलो आ जाओ. अब ये जो पार्ट है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला है, तो यहाँ से आपका फिर प्रॉपरली मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू हो जाता है. और ये वाला पार्ट फिर हम डिस्कस करेंगे आपका इवनिंग क्लास में. आज हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और जो हमने आज डिस्कस किया है बार मैग्नेट के बारे में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, है ना. एक क्वेश्चन करके देखते हैं. चलो आप लोग ट्राई करो. बहुत सारी थ्योरी हमने पढ़ ली. एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ फिर हम क्लास को एंड करेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मोमेंट पे एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है, देखो व्हाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है. थैंक यू सर नहीं बोलो बेटा, एक सवाल कर लो कम से कम. इतनी जल्दी थैंक यू बोलने कोई फ़ायदा नहीं. सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है. ठीक है, और इसका नॉर्थ पोल इधर है, इसका साउथ पोल इधर है, और इसको मैंने दूसरे बार मैग्नेट के साथ कंबाइन कर दिया इस तरह से. और इसका भी
इसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। तो मैंने आपको बोला बेटा बताओ इन दोनों बार मैग्नेट के कॉम्बिनेशन की वजह से जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा। दो बार मैग्नेट्स को मैंने इस तरीके से कंबाइन किया और मैंने आपको बोला कि दोनों बार मैग्नेट्स की वजह से जो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा। यस किसी ने ट्राई किया है सवाल। 0 होगा। ओम पटेल इज सेइंग 0, पल्लव इज सेइंग 0, मितेश इज सेइंग 0, प्रियांश इज सेइंग 0। ठीक है, वेरी गुड। क्यों 0 होगा? यस क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहाँ से होता है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इसका इधर होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इधर होगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा सपोज करो मैं इन दोनों मैग्नेट्स को किसी एंगल पे रखता, मतलब एक मैग्नेट को मैं ऐसे रखता, ठीक है, और दूसरे मैग्नेट को मैं ऐसे रखता, ठीक है। तो ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है लेट से 60 डिग्री। अब मैं आपको बोलता बेटा फाइंड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन कितना होता, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एंगल चेंज कर दिया। पहले मैंने एक के ऊपर एक रखा था, अब मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया, 60 डिग्री पे रख दिया। तो अब बताओ इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना प्रोड्यूस होगा। वेक्टर्स हम एडिशन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और प्रियांशी ने आंसर भी दे दिया, IA √3 टाइम्स m। मितेश सैनी ने भी आंसर दे दिया, बिल्कुल सही बात है। हम वेक्टर का लॉ फॉलो करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया अभी मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब आपके पास दो वेक्टर्स हैं इस तरीके से, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। दो मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर से दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो अब आपको इस नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते थे ना हम सब, वेक्टर लॉ, इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालते थे, है ना। पैरेललोग्राम लॉ बना लो, इसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। R² = A² + B² + 2AB cos ऑफ एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बात समझ आई? हाँ, तो m √3 मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा आपका, √3 टाइम्स m, या फिर IA √3 भी लिख सकते हो, है ना। पर यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, देखो बार मैग्नेट की वजह से यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर गए। अब जिन्होंने आंसर दिया √3m उनका करेक्ट है। अब IA √3 क्यों बोल रहे हो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। IA √3 आप तब बोलते जब आपके पास लूप होता, यहाँ पे आपका बार मैग्नेट है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट्स। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट IA नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई करंट कैरिंग लूप थोड़ी, यहाँ पे करंट कैरिंग लूप नहीं है। बात समझ रहे हो? करंट कैरिंग लूप अगर होता तब मैग्नेटिक मोमेंट आपका करंट इनटू एरिया होता है, लेकिन जब आपका बार मैग्नेट होगा तब आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? विच इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इट इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तब आप IA नहीं लिख सकते, ठीक है। आप √3m लिखो, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, चलो अब हम क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। इवनिंग क्लास में हम और इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो सब लोग ज्वाइन करें। ठीक है, अभी हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।